हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 34 का पार्ट 2 करेंगे। आज पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। चलिए दोस्तों, एक बार हम देखेंगे सिलेबस, देन आगे की बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ है आपका सिलेबस, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा। और अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 34 का पार्ट 1 तो हो चुका है, और अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट, राइट। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम क्या कर चुके हैं, जो नोट्स थे, नोट्स वाले पार्ट वो कर चुके हैं। एंड अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी भी 50 to 60 क्वेश्चंस बचे हैं। चलिए, इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि गाइस यहाँ देख पा रहे हैं, ये रहे आपके नोट्स, राइट। तो नोट्स के बाद हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अभी आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक बात कहनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर पसंद आए तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, हम गाइस जो हमने क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, और कोशिश करेंगे इसी पार्ट में हम इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1984 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता या करते हैं। तो देखिए, इसने कहा मूल अधिकारों के अतिरिक्त, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के जो सिद्धांत है, प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर है 1 2 3, आइए देखें क्या है। यानी कि उद्देशिका, और दूसरा है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आपको मिलेगा, और यहाँ मूल कर्तव्य, इन सब में मिलेगा। चलिए व्याख्या एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। कब की बात कर रहे हैं, 1948 की, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एंड मूल कर्तव्य, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो गाइस, आपको ये उद्देशिका, मूल अधिकार, डीपीएसपी एंड मूल कर्तव्य, इन सब में मिलेगा। फिर इसने कहा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के आर्टिकल 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल जो है 30 अनुच्छेदों का वर्णन है। चलिए, इतना तो कोई नहीं पूछा, आइए तब देख लेते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया बिकॉज ये आईएएस में आया हुआ बिल्कुल नया नया क्वेश्चन है, 2020 में ही आया है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। चलिए, अभी हम गाइस पढ़ के आ रहे हैं कि आर्टिकल कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अब लिखा है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। तो इसमें लिखा है, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर स्वीकार की गई थी। तो इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जैसे कि ऑप्शन में देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस यानी कि यूएन दिवस आपका 24 अक्टूबर को, एंड मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मानवाधिकार। मानव अधिकारों की जो है अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, ठीक है। आइए समझे। तो इसमें लिखा है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो गई झारखंड पीसीएस, ठीक है। तो ये मानवाधिकारों में से नहीं है। निजता का अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता समानता है, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है, और फिर आपका शिक्षा का अधिकार है, लेकिन निजता का अधिकार नहीं है। आइए समझे। लिखा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के आर्टिकल 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर, पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप ना किया जाएगा, ठीक है। फिर ना किसी के सम्मान, ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। आर्टिकल 3 के तहत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो डी उत्तर सही है। तो वैसे ये देखिए कहाँ पे आया हुआ है, झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? चलिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए ये यूपीयूडी एलडीए स्पेशल प्री 2010, इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी मानव अधिकार यानी नागरिक और राजनीतिक मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि आर्टिकल 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानव अधिकार माना जाता है। तो आर्टिकल 23 में काम का अधिकार, आर्टिकल 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकारों के रूप में शामिल है। फिर कहता है प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों क्या है? द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। देखिए क्या लिखा है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है द्वितीय पीढ़ी। गाइस ये है आपका झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको ना काफ़ी डिफरेंट लग रहे होंगे। अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस से हैं तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट लग रहे होंगे, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। तो गाइस मेरा हर बार यही कहना होता है कि हर स्टेट का अपना पैटर्न होता है क्वेश्चन लेने का। तो ठीक है, तो यही हो रहा है। ये झारखंड का है तो उन्हें मे भी आसान लग रहा होगा झारखंड के स्टूडेंट्स को। बिहार और यूपी वालों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बिकॉज ये इतना पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या लिखा है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्कृति के उन्मूलन मानवाधिकार के दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का जो है अधिकार और समूह में शामिल होने के अधिकार आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग का उत्तर क्या है? विकल्प सी था। तो विकल्प सी में तीसरी पीढ़ी लिखा है, वैसे आंसर है दूसरी पीढ़ी। चलिए, तो झारखंड का है ये क्वेश्चन। देखिए 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, ठीक है। क्या है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत आइए समझे। लिखा है कि भारतीय संविधान, देखिए ये आ गया एमपीपीसीएस, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 101, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र ना होने, मतलब देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 के है अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, उससे रिलेटेड, राइट। तो इसमें लिखा है कि संसद के सत्र के ना होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया और इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में से जो है प्रतिस्थापित किया गया। मतलब ये पहले आया क्या? अध्यादेश, उसके बाद ये क्या है? कानून बन गया, ठीक है। क्या नाम? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह जो अधिनियम है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया, तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि यानी कि 28 दिसंबर 1993 से प्रभावी किया गया। चलिए, तो एमपीपीसीएस का क्वेश्चन अब लिखा, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो कब लागू हुआ गया? 1993, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। फिर लिखा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है?
यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। चलिए देखें क्या 28 सितंबर 1993, देखिए क्या डेट लिखी है, 28 सितंबर 1993 को ये प्रभावी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, क्या था आपका? देखिए मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य में मानवाधिकार आयोग एवं मानवाधिकार न्यायालय का गठन करने और उससे संबंधी और आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु क्या है अधिनियमित किया गया था। ठीक है, एक बार हम क्या देखना चाहेंगे गाइस यहाँ पे कि कहाँ आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए तो यह है MPPCS 2015 का है, यानी झारखंड और MP में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, बाकी आपको यूपी और बिहार में कम देखेंगे या ना ही के बराबर देखेंगे गाइस। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो भी चलेगा। यहाँ लिखा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है? तो कौन सी धारा है? धारा 2M। तो गाइस ये देखिए, ये शायद MP वालों के लिए आसान हो सकता है, झारखंड वालों के यूपी बिहार वाले इतना नहीं पढ़ रहे हैं। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। 2(1)M में लोक सेवा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए MPPCS 2018 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उससे पहले देखते हैं ये MPPCS में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)A के तहत सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, सेना, थल सेना, वायुसेना संघ को कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। ठीक है, फिर का उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित किया गया, मतलब प्रभावी हुआ है। चलिए फिर MPPCS पे आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है राष्ट्रीय, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। कौन अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इसके सदस्य की बात करते हैं। तो देखिए सदस्य में कौन है? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं भारत के, और फिर है लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, जो कि अभी है या नहीं आप कमेंट में बताइएगा हमको। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, और राज्यसभा के उप सभापति हैं, ना कि सभापति। ये याद रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सभापति या फिर उप सभापति। ठीक है, तो इसमें लिखा है इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अब तो आपको याद हो गया होगा ये कितनी बार आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री सदस्य थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के सभापति। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हमने कहा था सभापति नहीं उप सभापति, राइट? तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे कौन नहीं है की बात करा जा रहा है, पदेन सदस्य की बात कर रहा है। तो गाइस हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कौन कौन है? देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल हैं। ठीक है, तो आइए फिर से यहाँ पहुँचते हैं। तो कौन नहीं है? वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं है गाइस। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी है, महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
अच्छा, यहाँ लिखा है कि ये इस अधिनियम की धारा 12 के खंड ख से ये क्या होता है ना में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये कौन से, ये आया है आपका MPPCS 2018, तो MP वाले समझ लें कि भैया ये क्वेश्चन इनके लिए ही बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो गाइस ये भी देखिए MP वालों के लिए है, तो MP वाले तो रट लेंगे थे। चलिए तो इसमें आइए पढ़ते हैं, फिर कहानी पढ़ते हैं पूरी की पूरी। इसमें लिखा मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 में अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितने कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले आ जाए, मतलब या तो 3 साल या फिर 70 साल का हो जाए इंसान तब। फिर लिखा इसके अलावा अब अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही क्या है, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र था। मतलब ये है कि भैया 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप चाहो तो फिर से इसके सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता था, अध्यक्ष तो हो सकता था 3 साल बाद वापस से होना है तो, मतलब 5 साल था पहले तो। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात करें कि वो कंप्लीट होने के बाद अध्यक्ष तो पुनर्नियुक्ति का पात्र था लेकिन सदस्य नहीं थे, लेकिन अभी क्या है, दोनों ही हैं। तो लिखा है जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रहे जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर अपने पद पे नहीं है तो भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन के पात्र नहीं होगा। ठीक है, तो डी सही है, आप ऑप्शन देखिएगा। लिखा है संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक जो है पद धारण करता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, पहले 5 साल था, अभी 3 है। जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, आयु सीमा 70। फिर लिखा है 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, कैसे 2017 और MPPCS का है, तो अब कितना होता है, 3 साल होता है। पहले कितना था, 5 साल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए MPPCS 2018। ऐसा लग रहा है कि कैसे MP के लिए ही है, पूरा चैप्टर ही MP के लिए है। फिर लग रहा है यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 3 साल या 70 साल, राइट, या व्यक्ति 70 साल का हो जाए जो भी पहले, या उसको 3 साल कंप्लीट हो जाए जो भी पहले। लिखा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैसे यहाँ लिखा है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है फिलहाल। फिर इसमें लिखा है इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, तब हम सब समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये कहाँ है, देखिए IAS 1999 का क्वेश्चन है ये, या तो MP या IAS या झारखंड। झारखंड के तो फिलहाल कम है, IAS भी कम ही है, MP में तो बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन। लिखा है गाइस यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया है। कौन कौन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रहे व्यक्ति को, ठीक है, अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, और इसमें कम से कम एक सदस्य कौन होंगी, महिला होंगी, ये भी सही है। फिर लिखा है आयोग की जो शक्ति है सिफारिश प्रकृति की होती है, यानी कि सिफारिश की होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी है। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत क्या है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, ना कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थाएं हैं। तो गाइस चलिए आप अब क्वेश्चन मिला लीजिएगा। फिलहाल ये हमारा IAS का क्वेश्चन था। अब लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ओके, उक्त आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो जाए वो होगी। तो हमारा जो आंसर है देखिए लिखा है दोनों ही गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ तो 3 साल होगा। ठीक है,
तो एक चीज़ और देख लेते हैं, यूपीपीसीएसपी री एग्ज़ाम 2015 में आया है गाइस। री एग्ज़ाम जहाँ लिखा होना वो समझ लो क्वेश्चन ही टफ होगा, तो आपको उस पर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो यूपीपीसीएस में आ गया। तो इस री एग्ज़ाम जब हुआ था ना 2015 में, इसके क्वेश्चन आप देखिएगा ना सारे इतने टफ मिलेंगे, मतलब आपको लगेगा यार डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी जो है 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आ जाए। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। फिर से वही क्वेश्चन। तो गाइस ये देखिए, ये मेंस में आया है, यूपीपीसीएस में आया है, लेकिन मेंस में आया 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले। तो गाइस इसका आंसर तो व्याख्या तो कुछ लिखी नहीं है, व्याख्या हम एक्चुअल में ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप ये देख लो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो गाइस देखिए, अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य स्तर पर बात करेंगे तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लिखा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल द्वारा ये नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, मतलब राज्यपाल खुद से नहीं करता, यहाँ पे एक समिति है जिसकी सिफारिश के द्वारा की जाती है। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, मतलब किसमें, समिति में, राइट। तो मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों के रूप में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष, फिर राज्य गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। परंतु जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है, वहाँ पर जो विधान परिषद है ना गाइस, उसका सभापति और उस परिषद में जो विपक्ष का नेता है वो शामिल होता है। लेकिन हम केंद्र स्तर पे बात करते हैं तो दोस्तों हमने क्या बात करी थी, राज्यसभा की जब बात करी थी तो वहाँ राज्यसभा का सभापति नहीं बोला था, हमने राज्यसभा का उपसभापति बोला था। लेकिन यहाँ पे देखिए विधान परिषद का सभापति ही बोला है। तो ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही हैं। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन की जाती है, किसके द्वारा की जाती है गाइस, अभी हमने पढ़ा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है। ओके, तो किससे परामर्श, एक समिति होती है ना गाइस। लिखा है संविधान संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो ये आंसर है आपका। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22(1) के तृतीय परंतुक के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाता है, अन्यथा नहीं। MPPCS 2018 का क्वेश्चन। फिर लिखा है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है। चलिए, तो गैस यहाँ पे आंसर हमारा राज्यपाल, वही है सिंपल आंसर। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के अनुसार राज्य आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग, अन्य कारणों से उसके पद में हुई रिक्ति की दिशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो इसमें लिखा है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच ये है, किसी जेल को देखना ये भी है, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना भी है, और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना ये काम नहीं करता है मानवाधिकार आयोग। चलिए, तो इसमें लिखा है मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन करने वाले का जो है सजा देना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, और अन्य सारे जो विकल्प है वो मानवाधिकार आयोग के कार्य के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है कि राज्य आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइस किसके समक्ष किया जाता है, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो गाइस ये है MPPCS प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग यानी कि स्टेट कमीशन से तात्पर्य राज्य मानवाधिकार आयोग से है और ये आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। सदन मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है तो, सदनों मतलब कि कुछ राज्यों में क्या है विधान परिषद भी है, तो विधानसभा और विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या फिर राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो इसमें लिखा है लोक सेवक। चलिए व्याख्या देखते हैं थोड़ी। MPPCS का क्वेश्चन है गाइस, ये भी 2018 का। गाइस काफ़ी क्वेश्चन है, अभी हम बहुत पीछे हैं। लिखा है यहाँ पे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी IPC की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक क्या है अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम डैश वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो कितने वर्षों तक? 7। चलिए तो इस जैसे क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, देखिए यहाँ पे MPPCS 2019 का क्वेश्चन है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी और किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो उस न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ना इस वीडियो को करते हैं स्टॉप, बिकॉज अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के संग, बिकॉज इसमें क्वेश्चन अभी बहुत हैं, एक और पार्ट इसका आ जाएगा।